आजकल चारों तरफ जेन ज़ी की बहुत चर्चा है और बहुत सारे विपक्षी नेताओं को ये उम्मीद है, वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत का जेन ज़ी एक दिन विद्रोह करेगा। आज हम आपको एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत में जेन ज़ी ने कभी विद्रोह किया भी तो शायद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां जेन ज़ी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश के विपक्ष के खिलाफ ही विद्रोह करेगा। अगर भारत में जेन ज़ी का विद्रोह हुआ तो देश में कई बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बिहार की चुनावी राजनीति में आजकल परिवारवाद की बहुत चर्चा हो रही है। हमारी राजनीति में ऐसे भी परिवारवाद की चर्चा बहुत होती है और बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को परिवारवाद का पोस्टर बॉयज बनाकर पेश करती है। इस बार बिहार के चुनाव में 14 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे और ये सभी जेन ज़ी वोटर्स हैं, यानी युवा वोटर्स हैं। राहुल गांधी को न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे देश के जेन ज़ी से ये उम्मीद है कि एक दिन वो आंदोलन करेंगे और राहुल गांधी को लगता है कि जब जेन ज़ी आंदोलन करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब नेपाल की तरह भारत में भी जेन ज़ी आंदोलन करेंगे और रातों रात बैठे बिठाए बिना चुनाव जीते देश की सत्ता बदल जाएगी और राहुल गांधी और उनके सहयोगी चुनाव जीते बिना ही सत्ता में आ जाएंगे और ये जेन ज़ी वो सब काम कर देगी जो राहुल गांधी और उनके दोस्त नहीं कर पाए, उनके सहयोगी नहीं कर पाए। यानी चुनावों की आवश्यकता ही नहीं है, किसी तरीके से सत्ता उखड़ जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए और हम आ जाए। हम मेहनत नहीं कर सकते, जेन ज़ी से ये मेहनत करवाइए ताकि सत्ता बदल जाए। और इसीलिए राहुल गांधी नेपाल का उदाहरण देकर देश के जेन ज़ी को अक्सर उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। बीबीसी जैसे कुछ पश्चिमी मीडिया भी अक्सर भारत के जेन ज़ी को परखने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत का जो जेन ज़ी है ये विद्रोह क्यों नहीं कर रहा, ये इतना खुश कैसे है, ये आईफोन खरीदने की लाइन में तो लग जाता है लेकिन सड़कों पर हिंसा पर उतर नहीं रहा है। लेकिन शायद राहुल गांधी जेन ज़ी को ठीक से समझ नहीं पाए। आज दुनिया भर के जेन ज़ी को किसी शब्द से अगर सबसे ज्यादा नफरत है तो वो शब्द है नेपो किड्स। नेपो किड्स यानी ऐसे बच्चे जिन्हें बिना मेहनत किए अपने पिता और परिवार के नाम पर वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए एक आम बच्चे को, एक आम परिवार के बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हमारे देश की राजनीति में भी नेपो किड्स वाली ये सोच दशकों से चली आ रही है और इसी को परिवारवाद कहते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर ने देश के बड़े राजनीतिक खानदानों पर एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि कैसे आज नेहरू गांधी परिवार भारत में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। कैसे आज देश के लगभग हर राज्य में कोई ना कोई राजनीतिक खानदान वाली पार्टी है और कैसे आज लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना बेहद जरूरी है। ये सारी बातें शशि थरूर ने अपने इस आर्टिकल में लिखी है। वो आर्टिकल मैं लेकर भी आया हूं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेपाल में जेन ज़ी का आंदोलन नेताओं और उनके परिवारवाद और नेपो किड्स के खिलाफ हुआ था। नेपाल के जेन ज़ी अपने देश के बड़े बड़े नेताओं और उनके बच्चों की शानदार जिंदगी देखकर बहुत गुस्से में थे। ऐसे में अगर हमारे देश में भी नेपाल की तरह जेन ज़ी राहुल गांधी की बात मानकर आंदोलन करते हैं तो ये तय है कि भारत से ज्यादातर विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो परिवारवाद आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक खानदान आप देख रहे हैं, ये सब विपक्ष में है। 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति में लालू यादव के युग की शुरुआत हुई थी तो उस समय जनता दल के नेताओं का एक चुनावी नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ था और वो नारा था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि गरीब और काबिल लोग भी अब बिहार में विधायक और मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। लेकिन 35 साल बाद भी बिहार ही नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति में भी कुछ खास नहीं बदला है। उल्टे जिन लोगों ने यह नारा दिया था अब उनके ही अपने बच्चे उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े नेता जो परिवारवाद के खिलाफ आए थे, अपने आप को गरीब कहकर, जो कहते थे कि हम गरीब और पिछड़ों के नेता हैं, आज उन्हीं के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं।
कुछ आंकड़े देखिए। देश के 5,294 विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों में से कम 1,174 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक खानदान से आते हैं। हमारे देश में 149 ऐसे परिवार हैं जिनमें सांसद या विधायकों की संख्या एक से ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि लगभग 150 राजनीतिक खानदान हमारे देश में ऐसे हैं जो पूरे देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रहे हैं। ये 150 परिवार हैं और इन 150 परिवारों का नेक्सस आज तक हमसे कभी टूट नहीं पाया। वहीं 23 परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 से ज्यादा सदस्य विधायक हैं। एक ही परिवार में 2 से ज्यादा सदस्य विधायक हैं, 23 परिवार ऐसे हैं। और वर्ष 2009 में सभी पार्टियों में लगभग 70% महिला सांसद किसी न किसी राजनीतिक खानदान से आई थी। परिवारवाद के बारे में आपको एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय पार्टी का आंकड़ा दिखाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों में से करीब 33% नेता किसी न किसी राजनीतिक खानदान से, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 35% विधायक राजनीतिक खानदानों से हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह का परिवार, बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का परिवार, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार का परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। इन सब का वहाँ की राजनीति में दबदबा है। अभी भी हमसे कुछ नाम जरूर छूट गए होंगे। आप में से कई लोग मुझे लिखने वाले हैं कि आप कई नामों को भूल गए, कई नाम आपसे छूट गए। बिल्कुल, अभी जो नाम आपके सामने हैं, अभी इनमें से राजनीतिक खानदानों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। हमने सिर्फ कुछ आपको दिखाए हैं। हमारे देश में जिन महिला राजनेताओं का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें भी अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी चुना है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही भतीजों को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बना रही हैं। ये 2 नेता ऐसे हैं, मायावती और ममता बनर्जी, जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आते। इन्होंने राजनीतिक खानदानों को हटाकर अपनी जगह बनाई है, लेकिन अब ये भी परिवारवाद में विश्वास करने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में आखिर परिवारवाद की इतनी जो राजनीति है वो इतनी मजबूत कैसे हुई? सबसे बड़ी वजह है आज राजनीतिक परिवार एक ब्रांड की तरह काम करते हैं, जिसमें उम्मीदवारों का नाम पहले से ही जाना पहचाना होता है और उन्हें वोटर्स को लुभाने में या उनका विश्वास जीतने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितने किसी नए उम्मीदवार को करनी पड़ती है, जितने किसी आम नेता को करनी पड़ती है। अगर कोई आम परिवार का लड़का या लड़की राजनीति में आना चाहती है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी बड़े नेता के परिवार से आते हैं तो आपकी मेहनत कम लगती है, लोग क्योंकि आपको पहले से ही जानते हैं। ऐसे बच्चों को पहले से ही एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाता है। अगर किसी उम्मीदवार के पिता, चाचा, भाई बहन या कोई रिश्तेदार बड़ा नेता है तो वोटर्स परिवार के नए उम्मीदवार को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहाँ किसी न किसी पर्सनैलिटी या व्यक्ति पर आधारित राजनीति होती रही है। इसकी वजह से ही भाई भतीजावाद लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि शशि थरूर ने जो अपने आर्टिकल में लिखा है कि राजनीति में जब वंशवाद बढ़ता है तो इसका असर शासन और प्रशासन पर होता है। राजनीतिक परिवारों के नेता जब सत्ता में आते हैं तो जनता की जरूरतों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने कभी भी आम नेताओं की तरह जमीन पर संघर्ष नहीं किया। उन्होंने आम जिंदगी को जिया नहीं है। आम लोगों की समस्याएं क्या हैं ये उन्हें पता ही नहीं है। हमारे देश में जब तक राजनीतिक पार्टियां एक पारिवारिक कंपनी की तरह चलेंगी तब तक जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन वाला लोकतंत्र संभव नहीं है। हम कहते तो यही हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही सरकार चुनती है और सरकार जनता के लिए काम करती है, सब कुछ जनता के आसपास है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमने लोकतंत्र तो यही सोचकर बनाया था, लेकिन फिर ये लोकतंत्र कुछ खास राजनीतिक खानदानों के इर्द गिर्द घूमने लगा। पिछले 11 वर्षों में केंद्र में बीजेपी के शासन से परिवारवाद की भूमिका जो है
वो कम हुई है, क्योंकि बीजेपी एक परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी एक काडर वाली पार्टी है जो परिवार से ज्यादा प्रतिभा और योग्यता पर जोर देती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी पार्टियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वैसे बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि बीजेपी में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक सांसद का बेटा दोबारा सांसद बन गया या राजनीतिक खानदानों से आते हैं। लेकिन बीजेपी में और बाकी विपक्षी पार्टियों में फर्क ये है कि आज अगर किसी पार्टी में, उदाहरण के तौर पर लालू यादव की पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? लालू यादव का बेटा। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में अगला पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा? मुलायम सिंह का पुत्र। इनकी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? इनका पुत्र। उमर अब्दुल्ला की पार्टी में पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा? उमर अब्दुल्ला के पुत्र या फिर उससे पहले उनके पिता। अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो उनकी पार्टी में भी यही हुआ। पिता ने पार्टी बनाई, फिर बेटा अध्यक्ष बना, अब उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा। क्या यह बीजेपी में संभव है? क्या बीजेपी में यह संभव है कि आज अगर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं तो उनके पुत्र बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं? बीजेपी में यह संभव नहीं। इसलिए बीजेपी अलग है और काडर बेस्ड पार्टी है। ये जितने भी आप बड़े नेता आज बीजेपी में देखते हैं, प्रधानमंत्री से आप शुरू कीजिए, गृह मंत्री से शुरू कीजिए, ये सारे वो लोग हैं जो बहुत नीचे के स्तर से काम करते हुए, लगातार मेहनत करते हुए यहां तक पहुंचे। अब राहुल गांधी और विपक्ष जेन ज़ी को भड़काकर जबरदस्ती सत्ता को बदलना चाहते हैं, ऐसा उनका सपना है। लेकिन अगर जेन ज़ी ने आंदोलन किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को ही होगा जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम विपक्ष के नेताओं को यह जरूर कहना चाहेंगे कि अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि भारत की जेन ज़ी कभी आगे चलकर विद्रोह करेगी, तो उस विद्रोह का सामना सरकार को नहीं करना पड़ेगा। उस विद्रोह का सामना विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों को इसका सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए आज शशि थरूर ने जो ये आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए लिखा है, तो आज उनकी हिम्मत की ये दाद देनी चाहिए कि वो ये कांग्रेस में रहते हुए भी लिख पाए कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लेकिन अभी परिवारवाद की वजह से ये सब चीज़ें हो नहीं पा रहा। और ये जो परिवारवाद वाली जो राजनीति है, ये भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में अब नेपो किड्स आ गए हैं और योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है, और कौन किस खानदान से आता है इस पर आपको सारे नंबर दिए जा रहे हैं। इसलिए आज भी योग्यता पहली चीज होनी चाहिए। नेताओं का चयन, विधायकों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि इस आधार पर कि वो किस राजनीतिक खानदान से आते हैं।